बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, औलाद पर, उनकी उम्मत पर। सबसे पहले तो सारे आने वाले दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो सॉलिडेरिटी के लिए साथ आए। उसके साथ साथ मेरे कुलीग राजा साहब और स्वाति साहब वो भी तशरीफ़ लाए। दूसरे हमारे पार्टी के ILF वकला तो हैं ही मेरे यहाँ पर, बुखारी साहब, पंजोता साहब, सारे दोस्त यहाँ पर हैं। तूरी साहब, सरदार साहब, मसरूफ़ साहब, सारे दोस्त इधर मौजूद हैं, तो उनका शुक्रिया। आज जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था, आपको पता है कोर्ट के अंदर तो जो भी कार्रवाई होती है अदालती काम है, और प्रेजुडिस उसके अंदर जो एक सबजुडिस मामला है उसको अदालत के अंदर ही रहना चाहिए। उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उस पर मैं बात करूँगा। आपके सामने पिछले 10 दिनों में तकरीबन 4 पेशियाँ मेरी पड़ी हैं जो ऑन एवरेज 2-3 दिन पे आती हैं, और हम अदालतों का क्योंकि एहतराम करते हैं, मैं हाथ बांध के अदालत के सामने हाज़िर हूँ। मुझे जिस तरह भी अदालत बुलाएगी मेरी ज़िम्मेदारी बनती है पाकिस्तानी शहरी होने के नाते। मैं एक्यूज़ हूँ इस टाइम कि मैं आके अपना केस लड़ूँ, अपनी सफाई दूँ, मैं बताऊँ कि मेरा गुनाह क्या है और गुनाह क्या नहीं है, और अदालत से मैं इंसाफ मांगूँ। लेकिन दूसरी तरफ आप पिछले 72 घंटे से तकरीबन आप जो एक तमाशा देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो आपके सामने है कि इसी तरह की एक ऑनरेबल कोर्ट, क्योंकि तमाम कोर्ट्स ऑनरेबल हैं, इसी तरह की एक ऑनरेबल कोर्ट जो रावलपिंडी में है, उसने एक शख्स के जिसने धोखाधड़ी फ्रॉड के अंदर ज़मीन हथियाई हुई है, जिसने, हम तो यहाँ करप्शन के केसेस नहीं भुगत रहे, हम तो यहाँ हमने को माल नहीं बनाया हुआ कि वो केसेस भुगत रहे हैं, लेकिन वहाँ पर माल बनाया गया, करप्शन की गई, धोखाधड़ी के साथ राणा सनाउल्लाह ने वो ज़मीन हथियाई, उसके ऊपर 72 घंटे से वारंट इशू हुए हैं। आप जैसे वो फिल्मों में नज़र आता था, हम तो फिल्मों में देखते थे, लेकिन असल में भी ऐसा ही है। पुलिस आ रही है, जा रही है, थाना कोसार की जो पुलिस है वो कहती है हम तामील ही नहीं कराएंगे, ये और मुल्क है, जंगल का कानून है। राणा सनाउल्लाह जो है वो किसी कानून के नीचे नहीं है। तो 2 पाकिस्तान जो हैं वो अलग अलग बनाए हुए हैं। एक पाकिस्तान जो है वो चौधरी नज़ीर अहमद गिल के बेटे के लिए है, जिसका नाम शहबाज गिल है, क्योंकि वो मिडिल क्लास से एक प्रोफेसर है। उसका कानून ये है कि यहीं पर चादरें डाल के लाया जाता था, यहीं पर हथकड़ियाँ जो हैं वो ज़रा सी भी ढीली नहीं की जाती थी। वो एक कानून शहबाज गिल के लिए है, क्योंकि वो मिडिल क्लास से आम आदमी है, उसके पीछे कोई माफिया नहीं खड़ी। उसके लिए एक कानून इसलिए है कि उसने अपने पौने 4 सालों में कमीशन नहीं खाए, उसने पौने 4 सालों में प्रॉपर्टियाँ नहीं बनाई, उसने पौने 4 सालों में नेशनल बैंक, पंजाब बैंक और बड़े बड़े बैंकों से कर्जे लेके मिलें और फैक्ट्रियाँ नहीं लगाई। वो एक आम पाकिस्तानी है, इसलिए उसके लिए कानून ये कहता है कि यहाँ पर आप सहाफ़ियों को याद है आपको मेरे करीब नहीं आने दिया जाता था, आप यहाँ वकला को याद है कि आपको मेरे करीब नहीं आने दिया जाता था। एक कानून वो है जिसमें मेरे घर वाले मुझे नहीं मिल सकते थे, मेरे वकला मुझे नहीं मिल सकते थे, कोई जर्नलिस्ट मुझे नहीं मिल सकता था, कोई डॉक्टर मुझे नहीं मिल सकता था। और दूसरा कानून ये है कि राणा सनाउल्लाह यहाँ दंदनाता फिर रहा है, उसे कोई पूछने वाला नहीं है, मजाक उड़ रहा है। थाना कोसार कह रहा है कि जी हमने तामील नहीं करनी इस वारंट की। मैं हाथ बांध के चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश करूंगा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से, कि इस पे सो मोटो लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि राणा सनाउल्लाह साहब को पकड़ के अंदर कर दीजिए सो मोटो में, लेकिन पुलिस से पूछिए तो सही कि वो किसके मुलाजिम हैं। क्या इस्लामाबाद की पुलिस किसी शख्स की ज़ाती मुलाजिम है कि उसके वारंट आएँ और वो कहें हम इसकी तामील नहीं करते? क्या किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी? जो मेरे पे तशद्दुद हुआ उस पर तो अभी तक मैं किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं देख रहा। मैंने एक FIR की दरख्वास्त दी हुई है, वो भी सर्द खाने में पड़ी हुई है, उस पर कोई FIR नहीं हो सकी। मेरे ख़िलाफ़ केस तो चल रहा है, लेकिन जो मेरे हकूक़ का केस है वो कहीं नहीं चल रहा। तो इसलिए चले इस बात को छोड़ देते हैं। जो राणा सनाउल्लाह के ऊपर केस है वहाँ भी स्टेट है, एक तरफ जो है स्टेट कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है, वहाँ पर ये दोहरा मेयार क्यों है? वहाँ राणा सनाउल्लाह ने क्यों पाकिस्तान के पूरे अदालती सिस्टम को इस टाइम मफलूज किया हुआ है कि वारंट एक्टिव जारी हुए हैं, दोबारा अदालत जाता है एंटी करप्शन, वो रिक्वेस्ट करता है कि इन्हें इश्तिहारी करार दे दें। अदालत कहती है जब वो सामने मौजूद है और आप पकड़ सकते हैं तो हम इश्तिहारी क्यों करार दें? तो अदालत क्या करती है, दोबारा रिफ्रेश करती है अपने वारंट्स को, उसका दोबारा मजाक उड़ाया जाता है। तो ये जो तौहीन अदालत हुई है, ये जो अदलिया की तौहीन हो रही है, ये जो पुलिस एक्ट की तौहीन हो रही है, ये जो IG पुलिस इस्लामाबाद जो तौहीन कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी करप्शन के केसेस हैं, ये जो वो तौहीन कर रहे हैं सारे के साथ मिलके, तो ये इस माफिया के अंदर पाकिस्तान कब तक चलेगा? कब तक मेरे और आप जैसे, मैं आप जैसा हूँ इसलिए भुगत रहा हूँ, ये यकीन करिए, जो मैंने भुगता है मैं आप जैसा हूँ इसलिए मैं धक्के खा रहा हूँ। कब तक मेरे जैसे लोग तो 10 दिनों में 4-4
डेटें जो हैं वो भुगतेंगे। और जो यहाँ पर राणा सनाउल्लाह भी हमारी तरह का था, सिर्फ उसने चूज़ ये किया कि उसने अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करके माल खाया। राणा सनाउल्लाह जो है वो आखिरी जो ब्रिटिश वाइसराय थे उनकी को औलाद में से नहीं है, वो यहीं हमारी तरह ही धक्के खाते थे, आम पब्लिक थे वो भी। लेकिन उन्होंने चूज़ ये किया कि उन्होंने माफिया के कहने में मॉडल टाउन में औरतों के मुंह में गोलियां मारी, उनके कहने पे उन्होंने वहाँ पर पुलिस मुकाबले करवाए, उन्होंने लोगों से भत्ते लिए, उन्होंने फैसलाबाद के किसी ताजिर को नहीं छोड़ा जिसे भत्ता ना लिया हो, और उन्होंने माल बनाया शरीफों के कहने पे और शरीफों के लिए। और आज वो उस माफिया का हिस्सा हैं और आज वो आम से ख्वास हो गए हैं। और आज इस्लामाबाद की जो कैपिटल की पुलिस है वो दिन दिहाड़े मीडिया के सामने कह रही है कि हमने तामील नहीं करनी इस वारंट की। तो ये जो तौहीन हुई है इसका किसी ने हिसाब तो देना है। अगर कोई हिसाब नहीं देगा तो फिर याद रखिएगा अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, फिर अल्लाह की ज़ात इसका हिसाब लेगी। जो भी इस टाइम जिनको भी अल्लाह ने इज़्ज़त दी हुई है, जिनको भी अल्लाह ने इस टाइम मर्तबा दिया हुआ है, जिनको भी अल्लाह ने इस टाइम ताकत दी हुई है, जो ऐसे ओहदों पे बैठे हैं जो मेक और ब्रेक कर सकते हैं, उन सब से मेरा सवाल है कि ये जो तमाशा हुआ है पिछले 72 घंटे पे, इस पर कौन जवाब देगा? क्या एक आम आदमी के वारंट निकले हों और वो इन सड़कों पे फिर रहा हो प्रोटोकॉल के साथ, तो क्या पुलिस कहेगी कि हम इसकी तामील नहीं कराएंगे? पुलिस कभी नहीं कहेगी। तो फिर राणा सनाउल्लाह के लिए दूसरा कानून क्यों नहीं है? और अगर दूसरा कानून है राणा सनाउल्लाह के लिए, तो खुदा की कसम मैं अडयाला के अंदर देख के आया हूँ, 35 ऐसे बच्चे हैं जो अपनी माओ के जेल होने की वजह से वहाँ पर जेल के अंदर पल बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं वहाँ पर देख के आया हूँ, 56 वहाँ पर ऐसे शख्स हैं जिनका दिमागी तवाज़न दुरुस्त नहीं है, वो बेचारे उन जेल की कोठरियों में सड़ रहे हैं। वो इस मुल्क के बच्चे नहीं हैं, शहरी नहीं हैं, उनका कोई हक नहीं है। मुझे तो चले मेरे पीछे पार्टी थी, लोग थे, मेरी ज़मानत करा ली, उनके पीछे कौन है? तो मैंने पिछली दफ़ा भी पंजाब के वज़ीर दाखिला से भी कहा था कि वो इन चीज़ों पे फोकस करें। ये हैं वो काम जो जिनके लिए आवाम ने हमें वोट दिया है। पंजाब के वज़ीर दाखिला को चाहिए कि फौरी तौर पर जेल रिफॉर्म्स करें। उन्होंने पिछली दफ़ा कहा कि कमेटी का हो रहा है, कमेटी की एक मुअज़्ज़ज़ रुकन से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि उसकी जो प्रोसेसिंग है वो बहुत स्लो है, उसकी जो मीटिंग्स हो रही हैं वो बहुत स्लो है, उसमें जो रिफॉर्म्स के लिए काम जिस स्पीड से चलना चाहिए वो स्लो है। तो मेरी उनसे, ये मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, ये मैं उनसे, क्योंकि मैं खुद भुगत के आया हूँ जेल, ये मैं उनसे बहुत मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि आप अपने काम को तेज़ करें। इमरान खान का यही वादा है, कौम के साथ हमारा यही वादा है कि हमने रिफॉर्म्स करनी, हमने इन चोरों की तरह सिर्फ लूटने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हुए कि हमने लूट मार करनी, हमने आवाम को डिलीवर करना है। मैं एक दफ़ा फिर चीफ जस्टिस जो है, मैं दोबारा बबांगे दोहल कहूँगा कि जब मैं उधर काल कोठरी के अंदर मेरे पे तशद्दुद हो रहा था, तो सबसे पहले जब मुझे मेरा रब याद आया, मेरा आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने इल्तिजा की कि मेरे पे को रहम हो, मुझे मेरी माँ बाप याद आए। उसके बाद जो पहला शख्स मुझे याद आया था, मैं कसम खा के आपको कह रहा हूँ, वो मुझे जस्टिस अतर मनुल्लाह याद आया था। मुझे पहला, हालांकि मैं भी माजी में उनके फ़ैसलों पे कभी कभार अपने दिल में बुरा सोचता रहा हूँ कि ये गलत फ़ैसला शायद हो गया, ये शायद फ़ैसला दुरुस्त नहीं था, ये शायद फ़ैसला जो है मेरे मुखालफिन को इससे फ़ायदा हुआ है। लेकिन मैं आज आपके सामने कन्फेस करूँगा कि जज साहब ने ऐसे फ़ैसले दिए हैं जिससे अगर वो यहाँ अदालतों में ना बैठे होते या उनकी तरह के जज ना बैठे होते तो आज मिडिल क्लास की कोई सुनने वाला ना होता। तो मैं एक दफ़ा फिर अल्लाह से दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान को जस्टिस अतर मनुल्लाह जैसे और जज दे। पाकिस्तान मैं दोबारा गुजारिश करता हूँ आवाम से भी कि ऐसे जजेस जब आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला दें, आपकी पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ दें या हक में दें, ऐसे जजेस का एहतराम करें, क्योंकि ऐसे जजेस ने इस माफिया के सामने बंद बांधा हुआ है। ऐसे जजेस ने मिडिल क्लास के लोगों को रिलीफ दिया है। हमारे जैसे लोगों को तो और कहाँ रिलीफ मिलना है? अगर अदालतों में इस तरह के जजेस हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम तो काल कोठरियों में सड़ रहे होते। तो मैं दोबारा गुजारिश करूँगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, कि ये जो कैपिटल के अंदर हो रहा है, जो फेडरल टेरिटरी के अंदर कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, जो राणा सनाउल्लाह ने धज्जियाँ उड़ाई हैं कानून की, और उसके साथ IG पुलिस ने और तमाम दूसरे जो पुलिस के आला ओहदेदारान हैं उन्होंने जो धज्जियाँ उड़ाई हैं, उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। अगर आप नहीं लेंगे तो जो आवाम में मायूसी है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात में आ जाता हूँ, जो हमारा आपके सामने लॉन्ग मार्च की हमारी एक अभी डेट है, उसके ऊपर आ जाते हैं। आपको पता है कि कप्तान ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। उसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि किस तरीके से कैपिटल को इस टाइम कंटेनर लगा के एक कंटेनर की जेल बना दिया है। आप लोगों के लिए जो सारे यहाँ पहुँचे हैं, वकला हों या सहाफ़ी हों, आपको पता है आपके लिए कितनी मुश्किल है यहाँ तक आना। हर जगह पर एक ऐसे लगा हुआ है कि जैसे हर जगह पर कंटेनर, जैसे ये ड्राई पोर्ट हो कोई, जैसे ये कोई पोर्ट हो जहाँ पर इतने कंटेनर है। उसके साथ साथ मैं KP और पंजाब दोनों के होम डिपार्टमेंट से पूछता हूँ कि इतने कंटेनर इस्लामाबाद में कहाँ से पहुँचे हैं।
क्या आप नहीं वॉच कर रहे कि इस्लामाबाद के शहरियों के ऊपर ये क्या जुल्म हो रहा है? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि अपने टेरिटरी में आप इन कंटेनर्स को रोकें? ये कंटेनर कहाँ से आ रहे हैं? इस्लामाबाद के अंदर तो कंटेनर नहीं बनते, ना यहाँ पर कोई ड्राई पोर्ट है अंदर, ये आपकी टेरिटरी में से गुजर के आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आप भी इसके ऊपर उस तरीके से पूरी जान फशानी से नज़र नहीं रखे हुए कि आपने ये कंटेनर रोकने हैं। तो आप अपनी जो भी पिकेट्स आपकी लगी हुई हैं वहाँ पर पता कीजिए कि ये इस्लामाबाद के शहरियों के ऊपर ये जुल्म होने के लिए इतने कंटेनर इस तरफ को क्यों आ रहे हैं। लेकिन जब मेरा आपको ये पैगाम है आवाम को कि जिस दिन कप्तान निकलेगा, जैसे ही वो निकलेगा यहाँ पहुँचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही कप्तान निकलेगा ये लोग यहाँ से भाग जाएंगे। इनको पता है कि इन्होंने आवाम के साथ क्या कर दिया हुआ है। इनको पता है कि ये 55 रुपये वाले आटे को महंगा कहकर आए थे और उन्होंने 100 रुपये का किया। इन्हें पता है कि 176 रुपये वाले डॉलर को महंगा कह के आए थे और इन्होंने उस डॉलर को 250 तक लेके गए और अब कहते हैं डॉलर की असल कीमत 200 है, हम 200 से नीचे लेके आएंगे। तो मेरा सवाल है, हम तो कहते हैं डॉलर की कीमत 176 है, असल में 200 नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि नहीं 200 है, चलें आपकी बात मान लेते हैं। तो ये जो 250 पे बिकता रहा है, ये आपने फिर क्या किया है 4-5 महीने? ये तो आप इकबाले जुर्म कर रहे हैं कि आपने तबाही की है। उसके बाद जब ज़राअत आपकी 4.4% पे ग्रो कर रही थी तो आप कह रहे थे कि ये मुल्क तबाही है। आज आपने किसान आपके सामने है, मलिया मेट कर दिया, वो माइनस में उसकी ग्रोथ जा रही है। जब 6% पे आपकी इकॉनमी ग्रो कर रही थी तो आप कह रहे थे मुल्क तबाह हो गया है। आज श्रीलंका -9% पे है प्रोजेक्टेड, जो वर्ल्ड बैंक की है, और पाकिस्तान की जो प्रोजेक्टेड है वो 2% से नीचे है। तो आप 6% वाले मुल्क को कह रहे थे तबाह हो गया है और आप 2% के ऊपर ला के 2% से भी नीचे ला के आज गरीब को मार रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बुनियादी तौर पर ना मईशत का कोई रौला था, ना बुनियादी तौर पर कोई महंगाई का रौला था। रौला एक था कि आपने 1100 अरब के अपने केसेस माफ़ करवाने थे। आपने नैब से अपने आप को NRO देना था और आप तब पूछते थे कि NRO इमरान खान कैसे दे सकता है? आपको याद होगा टेलीविजन के अंदर पूछते थे, आपसे कौन NRO मांगता है, आप NRO कैसे दे सकते हैं? अब आपको नज़र आ गया कि वज़ीर आज़म अगर मिला हुआ हो, अगर कुत्ती चोरों के साथ मिली हुई हो, तो आपको पता है कि किस तरीके से फिर NRO मिलते हैं। आज आपने देखा कि खुद ही ये कानून बनाने वाले हैं नए, खुद ही वकील बने हुए हैं, उधर असेंबली में बैठ के खुद ही जज बने हुए हैं, और 1100 अरब के जो इनके रेफरेंसेस थे, करप्शन की लूट मार थी, वो वापस हो गई। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो है वो वापस हो रहे हैं। इनके ऊपर बगैर मुकदमा चलाए हुए अदालतों से केसेस वापस हो रहे हैं। तो आपके सामने है जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अब सोशल मीडिया का ज़माना है, अब आवाम माफ़ी नहीं देगी। आवाम को बिल्कुल पता चल गया कि वारदात क्या पड़ी है। आवाम ऐसे ही इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी नहीं दे रही। आवाम ऐसे ही, आज आप ननकाना देखें या फैसलाबाद देखें, वहाँ जो प्रोजेक्शंस हो रही हैं, वहाँ जो एग्जिट पोल्स हैं, मीन जो सर्वे हो रहे हैं इलेक्शन से पहले, उसमें ऐसे ही इमरान खान 2/3 ऊपर नहीं खड़ा। ये आवाम को नज़र आ गया कि ये परले दर्जे के चोर थे, फ्रॉड के साथ आए, और जो भी इनको मदद कर रहे हैं उन तमाम लोगों ने पाकिस्तान के साथ कोई अच्छाई नहीं की बल्कि बुराई की है। इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम की ये जंग जारी रहेगी और आप बहुत जल्द इन चोरों को यहाँ से भागते देखेंगे। साहब ये बताइए कि आप बात करना चाहें? राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि जो बगिंग नहीं हुई, फ़ोन हैक हुए हैं, तो हैकर भी निशानदेही हुई। किसने फ़ोन हैक किए हैं, आपको कोई इल्म है? देखिए मैं बताता हूँ जी। देखिए बड़ी सादा बात है, प्राइम मिनिस्टर साहब के चैम्बर के अंदर किसी शख्स को फ़ोन लेके जाने की इजाज़त नहीं होती थी। इवन हमारा फ़ोन बाहर रखा जाता था। मैं हूँ या कोई भी वज़ीर हो, उनका फ़ोन अंदर नहीं जाता था। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब का अपना फ़ोन भी वहाँ साइड पे पड़ा होता था, वो सामने नहीं पड़ा होता था। और उनके फ़ोन को सिक्योर करना तो सारी बात है, हमारी सिक्योरिटी के लोगों का काम है। एक सेकंड भाई। आराम से क्या बात कर रहे हैं यार, माइक की आवाज़ नहीं आ रही है, तुम कह रहे हो तुम्हारा सही हो गया, अगले की खराब हो गई। ओके। सो बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने ये देखा कि प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस, जिसके अंदर कोई फ़ोन नहीं जा सकता, उसके अंदर अगर बगिंग हुई भी किसी फ़ोन की तो अंदर कैसे गया? वो अगर किसी एक शख्स की बगिंग थी तो फिर PMLN की गवर्नमेंट में भी वो अंदर कैसे गया? ये इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम था लगा हुआ जो ये सारी रिकॉर्डिंग हो रही थी, और वो पकड़ना पड़ेगा। ये कुछ चीज़ें होती हैं, शायद उनका आपको वक्ती तौर पर नुकसान नज़र नहीं आता, लेकिन उससे जो इंटरनेशनल हजीमत होती है आपके लिए, वो बहुत बड़ी होती है। वो जो लैप्स होता है सिक्योरिटी का, वो बहुत बड़ा होता है। ग्रीस के अंदर इसी तरीके से जो फ़ोन टेपिंग हुई, उसके ऊपर आपको याद होगा ग्रीस के अंदर जो फ़ोन टेपिंग हुई,
उसके ऊपर लोगों ने रिज़ाइन किए हैं। अमेरिका के अंदर फ़ोन टैपिंग हुई थी, आपको पता है, एक सदर को जाना पड़ा था। यहाँ पर कोई इसके ऊपर किसी ने रिएक्ट नहीं किया, कोई इसके ऊपर अपने आप को ज़िम्मेदार नहीं समझता, कोई एजेंसी इसके ऊपर जवाबदेह नहीं है, कोई इदारा इसके ऊपर जवाबदेह नहीं है। तो पाकिस्तान की आवाम ये जवाब चाहती है कि पाकिस्तान का माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान का वो जो आला तरीन दफ्तर है, वज़ीर आज़म का दफ्तर, जहाँ पाकिस्तान की आवाम टैक्स के पैसे से, दोबारा ये ज़हन में रखिएगा, वहाँ पर लगी हुई सिक्योरिटी के पैसे, आप माचिस भी ख़रीदते हैं तो आप पे करते हैं कि आपके मुल्क के वज़ीर आज़म का दफ्तर सिक्योर हो। वहाँ पर आपका वज़ीर आज़म जो बात कर रहा है वो रिकॉर्ड हो रही। अभी तो सिर्फ सियासी बातें बाहर आ रही हैं कि मरियम ने कह दिया पेट्रोल महंगा कर दो, मैं बाहर जाके कहूँगी सस्ता कर दो। अभी तो उसके दामाद के लिए मशीनरी आ रही है, अभी तो कोई इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। लेकिन आप जहन में रखिए, वहाँ फ़ॉरेन ऑफिस वाले बैठ के भी ब्रीफिंग देते हैं। वहाँ फ़ॉरेन ऑफिस बैठ के ब्रीफिंग देता है कि हमारे जो दुश्मन हैं वो दूसरे मुल्कों में इस टाइम क्या कर रहे हैं। अगर वो डाटा वेबसाइट पर पड़ा है तो क्या हमारे दुश्मनों ने नहीं ले लिया? क्या हमारा दुश्मन नहीं सोच रहा कि पाकिस्तान अगले 10 साल के लिए क्या सोच रहा है? क्या हमारा दुश्मन नहीं सोच रहा कि वज़ीर आज़म के चैम्बर के अंदर बैठ के वज़ीर आज़म जो है वो फ़ॉरेन ऑफिस और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के साथ क्या बात कर रहे हैं, हमारी अगले 10 साल की क्या ओरिएंटेशन है, हम अफगानिस्तान पे क्या पॉलिसी रखे हुए हैं, हम तुर्की के साथ क्या रिलेशनशिप रखे हुए हैं, हम सऊदी अरब के साथ क्या रिलेशनशिप रखे हुए हैं, हम अमेरिका के साथ क्या रिलेशनशिप रखे हुए हैं, यूके के साथ क्या रिलेशनशिप रखे हुए हैं। हमारी ओवरऑल इस जो ये जो ज्योग्राफिक लोकेशन है, इसके अंदर हमारी ओवरऑल जो एक स्ट्रेटेजिक हमारी ओरिएंटेशन है वो क्या है आने वाले टाइम में। तो क्या उन्होंने वो सब नहीं सुन लिया? क्या ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स नहीं है? क्या इसका किसी ने जवाब नहीं देना? इसका जवाब देना चाहिए। हेड्स मस्ट रोल, इसके ऊपर पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये ना बताइए कि पिंडी के अंदर 2 बच्चे थे, पिंडी के अंदर 2 तालिब इल्म थे या 2 शहरी थे जिन्होंने जाकर तो आपका वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर लोगों के मोबाइल हैक कर लिए। अगर कर लिए तो जिन्होंने इसको रोकना था वो लोग कहाँ थे उस टाइम? ये हमारे लिए बहुत बदनामी की बात है एज अ कौम। इसके ऊपर हेड्स मस्ट रोल। हम चुप कर जाते हैं हर बड़े साने पे, हर बड़ी चीज़ जो हमारे साथ होती है किसी को ज़िम्मेदार नहीं बनाते। इस पे ज़िम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।